नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी कक्षा में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा लेके आए हैं, जो कि ये हिंदी साहित्य का सरल इतिहास चल रहा है। उसकी आज 20वीं कक्षा 19वीं कक्षा कल हो चुकी थी। आज हम देख रहे हैं भारतेंद युग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इतिहास सीरीज चल रही है। किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, चाहे ऑप्शनल परीक्षाएं हो, चाहे लिखित परीक्षाएं हो, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं। तो चलिए देखते हैं भारतेंद युग का साहित्य। समय क्या है? 1850 से 1900। समय आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो क्या है? 1850 से 1900। आगे देखते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्य माना जाता है। नई चेतना से युक्त होने के कारण हिंदी साहित्य ऋतुवदता से मुक्त हुआ। वे कौन सी परिस्थिति थी जिनके कारण आधुनिकता का जन्म हुआ और इसका ऐतिहासिक सामाजिक आधार क्या था? भारत में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया। उन्होंने भारत के उद्योगों को नष्ट कर दिया। आगे देखते हैं। जमीन को अपने कब्जे में लेकर किसानों पर लगान का बोझ बहुत बढ़ा दिया। माल को ढोने और सेना को सुदूर प्रदेश तक जल्दी पहुंचाने के लिए रेल व्यवस्था कायम कर दी। देसी नरेशों से समझौता किया और उनके शोषण का समर्थन किया। लुटेरी व्यापार नीति से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को रोका। इसका परिणाम 1857 का सिपाही विद्रोह था। इसमें किसानों ने हिस्सा लिया था। गैर सैनिक किसानों ने भी इस लड़ाई के में साथ दिया। इसका रूप असांप्रदायिक था। विद्रोहियों ने भारत में अंग्रेजों की लुटेरी नीति को बहुत अच्छी तरह समझा था। बहादुर शाह के नाम से जो इश्तहार विद्रोहियों द्वारा जारी किया गया था, उसमें जमींदारों, व्यापारियों, सरकारी नौकरों, कारीगरों आदि की स्थिति अलग अलग बयान की गई है। इसमें कहा गया है कि अंग्रेजों ने नील, कपड़ा और जहाज में भेजी जाने वाली अन्य वस्तुओं के व्यापार पर इजारा या एकाधिकार कायम किया है। केवल मामूली चीज़ों का व्यापार यहाँ के लोगों के साथ रहने दिया है, लेकिन इसमें भी मुनाफा कमाने की बहुत सी तरकीबें निकाल ली गई हैं। चुंगी वगैरह के जरिए व्यापारियों पर भी भारी टैक्स लगाते हैं। भारतेंद्र और उनके मंडल के लेखकों पर इन स्थितियों का प्रभाव है। वे देश की दशा पर द्रवित होते हैं। उनके साहित्य में नई विषय वस्तु जुड़ गई है। यह नई विषय वस्तु देश प्रेम है, जो देश के यथार्थ बोध पर आधारित है। इसमें भाषा, समाज सुधार, पाखंड उद्घाटन बहुत कुछ है, लेकिन इसकी मुख्य विषय वस्तु आर्थिक है। वे आर्थिक विषमता का वर्णन जिस स्वर में करते हैं, वह सिपाही विद्रोह के नेताओं के स्वर से बहुत मिलता जुलता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, भारतेंद्र युग का साहित्य व्यापक इतिहास पर गदर से प्रभावित है। इसका पहला प्रमाण यह है कि इस साहित्य में किसानों को लक्ष्य करके उन्हें संगठित और आंदोलित करने की दृष्टि से जितना गद्य पद्य में लिखा गया है, उतना दूसरी भारतीय भाषाओं में नहीं लिखा गया है। भारतेंद्र ने आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा सब पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उनके व्यक्तित्व आंदोलनकारी था। वे व्यक्ति नहीं, संस्था थे। इसीलिए वे नई चेतना के प्रतिनिधि या प्रतीक साहित्यकार बन सके। आगे देखते हैं। आगे रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने मतलब भारतेंद्र जी ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया है। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। मतलब वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। यद्यपि देश में नए नए विचारों और भावनाओं का संचार हो गया था, पर हिंदी
उनसे दूर थी, लोगों की अभिरुचि बदल चली थी, पर हमारे साहित्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर से दोहरा देते हैं कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भारतेन जी के विषय में क्या है। उन्होंने मतलब भारतेन जी ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। यद्यपि देश में नए नए विचारों और भावनाओं का संचार हो गया, पर हिंदी उनसे दूर थी, लोगों की अभिरुचि बदल चली थी, पर हमारे साहित्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता था। आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं इनके बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में भारतेन का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकाल कर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर से इनका दोहरा देते हैं इनका भी कथन। भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी से स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकाल कर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। और डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग की जनवादिता को ध्यान में रखते हुए लिखा है। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी महत्व है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के अग्रदूत न थे, वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेशी यात्रा आदि के वे समर्थक थे। तो तीनों आलोचकों की भारतेंदु जी के विषय में जो मत है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों को आप ध्यान से देखें। आगे देखते हैं 19वीं सदी के आगे पीछे पूरे देश में नवजागरण की लहर दौड़ जाती है। इस नवजागरण पर देशी परिस्थितियों और यूरोप से संपर्क दोनों का प्रभाव है। हिंदी क्षेत्र के नवजागरण पर मुख्यतः अंग्रेजों के शोषकों 1857 के देश सिपाही विद्रोह और राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस आदि का प्रभाव है। भारतेंदु इस नवजागरण के अग्रदूत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो ये नवजागरण चलता था आधुनिक युग का, तो उसमें कौन अग्रदूत था? तो भारतेंदु युग। ठीक, भारतेंदु जी। उनके समान धर्मा साहित्यकार की रचनाओं में हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ। इस आधुनिकता के प्रधान 3 लक्षण हैं। देखते हैं कौन कौन से 3 लक्षण हैं। पहला लक्षण है वह यथार्थ बोध पर आधारित है। साहित्य काव्य रूढ़ियाँ, कवि शिक्षा या किसी निर्दिष्ट प्रणाली पर न चलकर अपनी संवेदना आसपास के जीवन से ग्रहण करने लगा। यथार्थ बोध का वास्तविक, दूसरा इनका लक्षण क्या है? यथार्थ बोध का वास्तविक अर्थ यथार्थ की विषमता का बोध होता है। इसलिए इस युग के साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि विषमताओं एवं विरूपताओं का उद्घाटन किया। तीसरा इनके लक्षण क्या बताते हैं? विषमता बोध से उत्पन्न संवेदना में पीड़ा या छटपटाहट भी है। रचनाकार अपने साहित्य से इस विषमता को पाटने का उद्देश्य व्यंजित करने लगा है। इसीलिए आधुनिक साहित्य रसमग्न करने के स्थान पर आनंद के साथ कर्म की प्रेरणा भी देने लगा। साहित्य समाज चेतना और उत्तरदायित्व से युक्त हो गया। रीतवादी साहित्य से आधुनिक साहित्य की यही विशेषता थी। इसका प्रवर्तन भारतेंदु ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व से युक्त होने पर साहित्य की विषय वस्तु का विस्तार हुआ है। अनेक नई स्थितियां, दृश्य घटनाएं साहित्य की वस्तु परिधि में आ गई। रचनागत नवीनता इसी बात में निहित होती है कि जहां पहले रचना दृष्टि नहीं जाती है वहां जाने लगी। वस्तु के विस्तार और वस्तुगत संवेदना की नवीनता
का विधाओं पर असर पड़ता है। भारतीय युग में अनेक नई विधाओं का भी प्रवर्तन हुआ। इसमें से अधिकांश गद्य विधाएं हैं। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक विषय पर विचारों का प्रसार हुआ है। सांप्रदायिक और निबंध हिंदी साहित्य में नई वस्तु थे। आगे देखते हैं, निबंध देखते हैं। भारतीय युग के समय के इस काल में पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय युग में पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी थी। हिंदी निबंध और इन पत्र पत्रिकाओं का उद्भव एक साथ हुआ है। निबंध और पत्र पत्रिकाओं का एक साथ ही हुआ है उद्भव, ठीक। इस युग के प्रसिद्ध साहित्यकार पत्रकार भी थे। वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए अपने विचारों का प्रचार प्रसार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से करते थे तथा अनेक विषयों पर अपने विचार निबंधों में प्रस्तुत करते थे। आगे देखते हैं। भारतीय युग के साहित्यकार जीवंत व्यक्तित्व वाले थे। व्यक्तित्व की छाप सबसे ज़्यादा निबंध में उभरती है। निबंधों में इन साहित्यकारों के जीवंत व्यक्तिगत की छाप है। उनके व्यक्तित्व की मस्ती इन निबंधों के व्यंग विनोद, हास परिहास और एक प्रकार की स्वच्छंदता में दिखलाई पड़ती है। इन प्रारंभिक निबंधों का थोड़ा अनगढ़ है। वे लालित, विचारपरक, अनौपचारिक और व्यंग विनोदपूर्ण है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें गद्य प्रबंध कहा है। तो जो ये ललित निबंध, विचारपरक, अनौपचारिक या व्यंग विनोद पर लिखा गया है निबंध, उनको क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल ने? गद्य प्रबंध कहा है। आगे देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की भाषा गंभीर विषयों पर लिखते समय भी चुलबुली और पूर्वी प्रयोगों से युक्त होती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, किसके निबंधों में गंभीर विषय लिखते थे फिर भी उनकी भाषा में चुलबुलीपन और पूर्वी प्रयोग हुआ है? तो प्रताप नारायण की आप ये चीज़ ध्यान में रखें, ठीक। उन्होंने भाव, बात, मनोयोग, समझदार की मौत आदि निबंध लिखे। ये सारे इनके निबंध है, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और सबसे ज़्यादा निबंध इनका एक है, होरी है कि होरी, होली है अथवा होरी। ये बहुत बार पूछा गया है इनका, प्रताप नारायण मिश्र का, ठीक है। एक इनका एक और है, ईश्वर की मूर्ति। ईश्वर की मूर्ति भी एक इनका निबंध है जो कि पूछा जाता है, ठीक। चलिए, होली है अथवा होरी, या कभी कभी होरी ही आ जाता है, कभी कभी होली ही, सिर्फ इतना ही दिया जाता है। तो आप ये ध्यान दें कि इसका प्रताप नारायण मिश्र का। और एक इनका और है, ईश्वर की मूर्ति, ये भी आप ध्यान दें। आगे राधा चरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। राधा चरण गोस्वामी का, ठीक। भारतेंद्र जी का स्वर्ग की विचार सभा आदि इसी युग के प्रसिद्ध निबंध हैं। अगर भारतेंद्र जी की बात की जाए तो इनका सबसे महत्वपूर्ण निबंध माना जाता है, इसे अलग बता देते हैं, जो कि पूछा जाता है बादशाह दर्पण, ये इनका निबंध पूछा जाता है, ठीक। और निबंधों की बात की जाए तो इनका एक है कालचक्र, वो भी बहुत पूछा जाता है, ठीक, कालचक्र। और एक इनका कश्मीर कुसुम भी है, कश्मीर कुसुम। भारतेंद्र जी के सारे निबंध हैं, ठीक है, ठीक। बादशाह दर्पण, कालचक्र और कश्मीर कुसुम। एक इनका और है, लेवी प्राण लेवी, बहुत महत्वपूर्ण है, लेवी प्राण लेवी, ये भी इनके बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, ठीक। बादशाह दर्पण, कालचक्र, लेवी प्राण लेवी और कश्मीर कुसुम, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे भारतेंद्र ने नाटक पर जो निबंध लिखा है उसमें विचार परक निबंध और साहित्य लोचना दोनों विधाओं पर रख सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट के छोटे छोटे निबंध लिखे हैं। तो भारतेंद्र जी ने छोटे छोटे निबंध लिखे हैं। अगर भारतेंद्र जी का सबसे बात की जाए जो इनका निबंध पूछा था, संसार महानाटकशाला, ठीक है, ये बालकृष्ण भट्ट का। एक इनका और है, ईश्वर भी क्या ठिठोल है, ईश्वर भी क्या ठिठोल है, ठठोल,
एक इनका और है जो आत्मनिर्भर करके आता है, एक आत्मनिर्भरता। इनके ये सारे किसके हैं? बालकृष्ण भट्ट के हैं। कौन? ईश्वर भी क्या ठिठोला, ये पूछा जाता। संसार महानाटकशाला और आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो आँख, कान, नाक आदि को लेकर उन्होंने मुहावरे की अनोखी छटा दिखाई है। किन्होंने? भट्ट जी ने। ठीक है, वे अरबी, अंग्रेजी, फारसी शब्दों का प्रयोग अपने निबंधों में निधड़े के साथ करते हैं, यहाँ के साथ हैं। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे हम आपको अगली कक्षा में। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कक्षाएं अच्छी लगती हैं, इससे पहले भी जो 19 कक्षाएं नहीं देखी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, सारी कक्षाएं इतिहास की। अगर कक्षाएं अच्छी लगती हों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो प्रतिदिन होने वाली कक्षाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली कक्षा में।